नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी पहलू पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की सुरक्षा से जुड़ा है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये चर्चा एसएलबी के काम पर आधारित है। हमारा मकसद है इस अधिकार की तह तक जाना। ये कब मिलता है, किसके लिए, इसकी हदें क्या हैं और वो कौन सी गंभीर स्थितियां हैं जब अपनी रक्षा में किसी की जान लेना भी कानून की नज़र में जायज़ हो सकता है। हम खास तौर पर नई संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानना कि कानून हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार कैसे और कितना देता है। सबसे पहले, ये निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ अपनी जान बचाने तक सीमित है? हाँ, अपनी या दूसरों की जान या संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाना ही इसका कह सकते हैं मूल आधार है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये बचाव सिर्फ किसी गैर कानूनी हमले या हरकत के खिलाफ ही मिलना चाहिए। गैर कानूनी मतलब अगर कोई अपनी निजी प्रतिरक्षा में कोई कदम उठाता है तो कानून उसे अपराध नहीं मानता, ये धारा 34 कहती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कानूनी काम हो रहा है, जैसे पुलिस मान लीजिए वैध तरीके से किसी को गिरफ्तार कर रही है, हाँ, तो उसके खिलाफ ये अधिकार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी ये बचाव का एक कानूनी हक है, कोई रियायत नहीं। बिल्कुल, कानून इसे एक अधिकार के तौर पर मान्यता देता है। धारा 34 इसी बुनियादी सिद्धांत को स्थापित करती है कि अगर कोई काम निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किया गया है तो वो अपराध नहीं है। समझ गया। अब सवाल उठता है कि हम किस किस चीज की रक्षा इस अधिकार के तहत कर सकते हैं? क्या सिर्फ अपनी जान और अपना माल? नहीं, इस बारे में धारा 35 सेक्शन 35 वो तस्वीर साफ करती है। धारा 35 ठीक है, ये अधिकार न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए है बल्कि किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए भी। अच्छा, दूसरों की जान भी? हाँ, इसी तरह ये न सिर्फ अपनी संपत्ति बचाने के लिए है बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति, यहाँ तक कि सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए भी उपलब्ध है। और इसमें मूवेबल, इमूवेबल दोनों? हाँ, चल और अचल दोनों तरह की प्रॉपर्टी शामिल है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनसे शरीर या संपत्ति को सीधा खतरा नहीं होता। जैसे कोई किसी की बदनामी करे, मानहानि, या नकली दस्तावेज बनाए, जालसाजी। क्या उन मामलों में भी ये अधिकार लागू होगा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। धारा 35 इस अधिकार को शरीर और संपत्ति पर होने वाले हमलों तक ही सीमित रखती है। अच्छा, सिर्फ शरीर और संपत्ति? हाँ, मानहानि या जालसाजी जैसे अपराध बेशक गंभीर हैं, पर वो सीधे तौर पर शरीर या संपत्ति पर हमला नहीं करते। निजी प्रतिरक्षा का मकसद है तत्काल शारीरिक या संपत्ति के नुकसान को रोकना। इसलिए ऐसे मामलों में आम तौर पर यह अधिकार लागू नहीं होता। ये दिलचस्प है। तो संपत्ति के मामले में क्या किसी भी तरह के अपराध जिससे संपत्ति को नुकसान हो, उसके खिलाफ ये अधिकार मिल जाता है? नहीं, यहाँ भी कानून थोड़ा विशिष्ट है। संपत्ति की रक्षा के लिए ये अधिकार सिर्फ 4 तरह के अपराधों के खिलाफ ही मिलता है। सिर्फ 4? कौन कौन से? चोरी, लूट, रॉबरी, रिश्ती, मिसचीफ। रिश्ती मतलब किसी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। और आपराधिक अत्याचार यानी बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में घुसना या कब्जा करना। अच्छा। या फिर अगर कोई इन अपराधों को करने की कोशिश कर रहा हो तब भी। तो जैसे गबन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे मामलों में नहीं? हाँ, उन पर ये लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन अपराधों में संपत्ति का नुकसान तो होता है, पर उस तरह का वो फौरी हमला या खतरा नहीं होता जैसा चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार में हो सकता है। कानून शायद यहाँ बल प्रयोग की जरूरत नहीं समझता। अच्छा, अब ये बताइए कि हम इस अधिकार का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर सकते हैं? जाहिर है हमलावर के खिलाफ, पर क्या इसमें भी कोई पेंच है, कोई एक्सेप्शन? हाँ, धारा 36 सेक्शन 36 इस पे रोशनी डालती है। और मजे की बात यह है कि ये अधिकार आपको तब भी मिलता है जब हमला करने वाला शख्स कानूनी तौर पर अपने किए के लिए शायद जिम्मेदार भी न ठहराया जा सके। मतलब? जैसे कि? समझाइए जरा। जैसे अगर हमलावर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मतलब विकृत चित्र। हाँ। या कोई नाबालिग है, यहाँ तक कि बहुत छोटा बच्चा भी। अरे। या कोई नशे में धुत है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गलतफहमी में हमला कर रहा हो। जैसे वो स्रोत में उदाहरण था कि कोई किसी को भूत समझकर हमला कर दे। भूत समझकर? हाँ, कानून कहता है कि भाई खतरा तो खतरा है, चाहे वो किससे आ रहा है, आपकी सुरक्षा प्राथमिकता है। वाह, ये तो काफी व्यापक सुरक्षा देता है।
लेकिन क्या ऐसी भी कुछ स्थितियां हैं जब ये अधिकार होने के बावजूद हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल है, और ये जानना बहुत जरूरी है। धारा 37, सेक्शन 37 कुछ सीमाएं तय करती है। सीमाएं क्या है वो? पहली, अगर हमले से मौत या गंभीर चोट मतलब ग्रीवियस हर्ट लगने की वाजिब आशंका न हो। रीजनेबल अप्रहेंशन। ठीक है, हाँ, यानी खतरा अगर मामूली है तो आप पलटकर बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी, अगर हमला किसी सरकारी कर्मचारी यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है जो सद्भावपूर्वक मतलब नेक नियति से अपनी ड्यूटी कर रहा हो। भले उसका काम पूरी तरह कानून के हिसाब से ना हो। हाँ, भले ही उसका काम तकनीकी रूप से पूरी तरह कानून के दायरे में न भी हो, अगर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। ये सरकारी कर्मचारी वाला बिंदु थोड़ा उलझा हुआ लगता है। अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें तब? अच्छा सवाल है। अगर सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कानून तोड़ रहा है या नेक नियति से काम नहीं कर रहा या अपनी शक्तियों से बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसे कानून की भाषा में अल्ट्रा वायरस कहते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर। हाँ, अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। तब उसके खिलाफ भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोई सीमा? आपने कहा कुछ सीमाएं हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सीमा है। वो ये कि अगर आपके पास सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस से मदद मांगने के लिए पर्याप्त समय है। मतलब टाइम है पुलिस को कॉल करने का। हाँ, बिल्कुल। अगर पर्याप्त समय है तो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तब आपको मदद मांगनी चाहिए, खुद बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, कानून चाहता है कि जहां तक हो सके मामला अधिकारी ही संभाले। ठीक है, तो ये सीमाएं हो गई। या मान लीजिए कि अधिकार तो है पर कितना बल प्रयोग किया जा सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है? हाँ। जैसे स्रोत में वो थप्पड़ वाला उदाहरण था कि क्या थप्पड़ के बदले गोली चलाई जा सकती है? कतई नहीं। यहीं पर अनुपातिकता मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत आता है। आनुपातिकता। हाँ, आप बचाव में सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना उस खतरे को रोकने के लिए जरूरी हो। अच्छा, जितना जरूरी हो। हाँ, और वो नुकसान खतरे के अनुपात में होना चाहिए। थप्पड़ के जवाब में गोली चलाना साफ तौर पर गैर आनुपातिक और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग होगा। धारा 38 की सीमाएं इसी तरफ इशारा करती हैं। तो आनुपातिक और आवश्यक। अगर कोई इस सीमा को लांघ जाए, मान लीजिए मामूली खतरे के जवाब में किसी की जान ले ले, तो क्या होगा? अगर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, खासकर अगर बेवजह किसी की मौत हो गई, तो निजी प्रतिरक्षा का बचाव खत्म हो जाता है। बचाव खत्म। हाँ, फिर वो व्यक्ति खुद एक गंभीर अपराध का दोषी बन सकता है, जैसे गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड, या शायद हत्या मर्डर भी, क्योंकि उसने कानून द्वारा दी गई सीमा लांघ दी। लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति आती है जब निजी प्रतिरक्षा में किसी की जान लेना भी कानूनन जायज माना जाता है? हाँ, कानून ऐसी असाधारण और खतरनाक परिस्थितियों को पहचानता है। धारा 38, सेक्शन 38 ऐसी 7 खास स्थितियां बताती है। 7 स्थितियां? हाँ। 7 खास स्थितियां जहां शरीर की रक्षा करते हुए हमलावर की मौत कारित करना भी जायज हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हमले से इनमें से किसी एक चीज का वाजिब खतरा पैदा हो गया हो। कौन सी हैं वो 7 चीजें? पहला, मौत का खतरा। दूसरा, गंभीर चोट का खतरा जैसे हड्डी टूटना, स्थायी अंधापन वगैरह। ग्रीवियस हर्ट। ठीक है। तीसरा, बलात्कार यानी रेप का खतरा। चौथा, अप्राकृतिक यौनाचार का खतरा। पांचवां, अपहरण या व्यपहरण का खतरा। किडनैपिंग या एब्डक्शन। छठा, किसी को ऐसी जगह गलत तरीके से बंदी बना लेना जहां से वो अधिकारियों से मदद न मांग सके, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जिसे कहते हैं। और सातवां, एसिड फेंकने या पिलाने का हमला जिससे गंभीर चोट का खतरा हो। सिर्फ ये 7 स्थितियां? ये तो बहुत ही सीमित है। अगर खतरा इनसे कम गंभीर हो, जैसे कोई सिर्फ साधारण चोट पहुंचा रहा हो या बस धक्का मुक्की कर रहा हो, उस स्थिति में जहां खतरा तो है पर वो धारा 38 की इन 7 गंभीर श्रेणियों में नहीं आता, वहां धारा 39 लागू होती है। ये कहती है कि आप बचाव के लिए हमलावर को मौत के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब बल प्रयोग कर सकते हैं पर जान लेने की हद तक नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये अधिकार असल में शुरू कब होता है और खत्म कब? क्या हमला होने के बाद भी ये रहता है? शरीर की रक्षा के मामले में धारा 40 इसे साफ करती है। अधिकार तब शुरू होता है जब हमले की कोशिश या धमकी से शरीर को खतरे की वाजिब आशंका पैदा हो जाए। मतलब खतरा महसूस होते ही, जरूरी नहीं कि हमला हो ही गया हो। हाँ, जरूरी नहीं कि हमला हो ही गया हो। खतरे का वाजिब डर काफी है।
और ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक वो खतरा या खतरे की आशंका बनी रहती है। जैसे वो कबीर सिंह फिल्म वाला उदाहरण दिया गया था स्रोत में। हाँ, जब खतरा टल गया, लड़की सुरक्षित हो गई, उसके बाद हीरो ने जो मारपीट की वो निजी प्रतिरक्षा नहीं थी, वो तो बदला लेना था। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही खतरा खत्म, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भी खत्म। कानून बचाव की इजाजत देता है, बदले की नहीं। अब संपत्ति की बात करते हैं। क्या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी किसी की जान ली जा सकती है? हाँ, लेकिन यहाँ भी कानून बहुत सख्त है और सिर्फ बेहद गंभीर परिस्थितियों में इसकी इजाजत देता है। अच्छा। धारा 41 सेक्शन 41 के मुताबिक संपत्ति की रक्षा के लिए मौत कारित करने का अधिकार सिर्फ 4 तरह के संपत्ति अपराधों से जुड़ी कुछ खास गंभीर स्थितियों में ही मिलता है। वो 4 कौन सी हैं? पहला, लूट यानी रॉबरी के दौरान। ठीक है। दूसरा, रात के समय घर में सेंधमारी मतलब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तीसरा, किसी घर, पूजा स्थल या ऐसी जगह जहां संपत्ति रखी जाती है वहां आग लगाकर नुकसान पहुंचाना, मिसचीफ बाय फायर। और चौथा, चोरी, रिश्ती, संपत्ति को नुकसान या घर में अतिचार, हाउस ट्रेसपास, जो ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा हो जिससे अपनी या किसी और की मौत या गंभीर चोट का वाजिब खतरा पैदा हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोई दिन में घर में घुस आए या मामूली चोरी करे या दीवार पर कुछ लिख जाए, रिश्ती कर दे, तो उसकी जान नहीं ली जा सकती। सही समझे। उन कम गंभीर स्थितियों के लिए जहां खतरा धारा 41 वाला नहीं है, लेकिन अपराध उन 4 में से एक है जिनका जिक्र धारा 35 में था, चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अतिचार, हाँ। वहां धारा 42 लागू होती है। इसके तहत आप संपत्ति की रक्षा के लिए हमलावर को मौत के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ गया। और संपत्ति की रक्षा का ये अधिकार कब तक रहता है? क्या ये भी खतरे के साथ ही खत्म हो जाता है? ये थोड़ा अलग है और अपराध पर निर्भर करता है। धारा 43 बताती है। कैसे? जैसे चोरी के मामले में अधिकार तब तक रहता है जब तक चोर संपत्ति लेकर भाग ना जाए या पुलिस की मदद ना मिल जाए या संपत्ति वापस ना मिल जाए। अच्छा, काफी देर तक रह सकता है। हाँ, लूट के मामले में अधिकार तब तक रहता है जब तक लुटेरा मौत, चोट या रोकने की धमकी देता रहता है या कोशिश करता रहता है, या जब तक ऐसे फौरी खतरे का डर बना रहता है। इंस्टेंट डेंजर। हाँ, आपराधिक अतिचार या रिश्ती के मामले में अधिकार तब तक रहता है जब तक अपराधी वो गलत काम कर रहा होता है, मतलब कमीशन ऑफ द ऑफेंस तक। ठीक है। और रात में सेंधमारी के मामले में अधिकार तब तक रहता है जब तक सेंधमारी से शुरू हुआ घर में अतिचार मतलब ट्रेसपास जारी रहता है। एक मुश्किल स्थिति सोचिए। अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए बल प्रयोग कर रहा है और इस कोशिश में किसी बेगुनाह बाईस्टैंडर को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, जैसे स्रोत में वो भीड़ वाला उदाहरण था। ये वाकई एक बहुत पेचीदा नैतिक और कानूनी सवाल है और इसे धारा 44 सेक्शन 44 सुलझाने की कोशिश करती है। धारा 44 क्या कहती है? ये धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा जानलेवा हमला, डेडली असॉल्ट हो रहा है जिससे मौत का वाजिब खतरा है, मौत का खतरा, हाँ, और वो अपना बचाव किसी बेगुनाह को खतरे में डाले बिना कर ही नहीं सकता, मतलब कोई और रास्ता ही नहीं है, तो कानून उसे वो जोखिम उठाने की इजाजत देता है। तो उस भीड़ वाले उदाहरण में अगर किसी पर जानलेवा हमला हो रहा है और बचाव का कोई और रास्ता ना हो, तो क्या भीड़ पर गोली चलाना, ये जानते हुए भी कि उसमें निर्दोष लोग हो सकते हैं, जायज ठहराया जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल और केवल तभी जब धारा 44 की सारी शर्तें सख्ती से पूरी हों। शर्तें क्या हैं? हमला जानलेवा हो, बचाव करने वाले के पास बेगुनाह को जोखिम में डाले बिना बचने का कोई और रास्ता ना हो, और जो कदम उठाया गया वो बचाव के लिए बिल्कुल जरूरी था। ये एक बहुत ही असाधारण और दुर्लभ स्थिति में लागू होने वाला प्रावधान है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। समझ गया। स्रोत में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप केस का भी जिक्र था, उससे क्या सीखने को मिलता है? वो केस एक बेहद जरूरी सबक सिखाता है। क्या? कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार बचाव के लिए है, बदला लेने या अपनी दबंगई दिखाने का बहाना नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में पाया कि अभियुक्त मतलब रामस्वरूप और उसके साथी पिछले झगड़े के बाद पूरी तैयारी से हथियार लेकर लड़ने के इरादे से गए थे। उन्होंने खुद टकराव की स्थिति पैदा की, तो खुद ही हमलावर बन गए एक तरह से। बिल्कुल। इसलिए कोर्ट ने माना कि वो हमलावर थे और उनके द्वारा की गई हत्या को आत्मरक्षा नहीं माना जा सकता।
ये केस इस बात पर भी जोर देता है कि निजी प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए खतरे का डर सिर्फ मनगढ़ंत नहीं बल्कि वाजिब होना चाहिए, उसका कोई ठोस आधार होना चाहिए। समझ गया। तो एसएलपी के इस विश्लेषण के आधार पर बीएनएस के तहत निजी प्रतिरक्षा के बारे में हमारे श्रोता के लिए मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें याद रखना चाहिए? संक्षेप में बताएं तो। हाँ, कुछ खास बातें हैं जो जरूर याद रखनी चाहिए। पहला, ये कानून द्वारा दिया गया एक अधिकार है, लेकिन सिर्फ गैर कानूनी हमलों के खिलाफ। दूसरा, ये अपनी और दूसरों की जान और माल दोनों की रक्षा करता है, पर संपत्ति के मामले में ये चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार तक सीमित है। तीसरा, ये उन हमलावरों के खिलाफ भी मिलता है जो शायद कानूनी रूप से जिम्मेदार ना हो, जैसे मानसिक रोगी या नाबालिग। चौथा, ये सरकारी कर्मचारियों के नेक नियति से किए गए काम के खिलाफ या अगर पुलिस को बुलाने का समय हो तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है। पांचवा, इस्तेमाल किया गया बल हमेशा खतरे के अनुपात में और बचाव के लिए जरूरी होना चाहिए। छठा, जान लेने का अधिकार सिर्फ बहुत ही गंभीर और गिनी चुनी परिस्थितियों में मिलता है। शरीर के लिए 7, संपत्ति के लिए 4। बिल्कुल। का से शुरू होता है और खतरा खत्म होते ही समाप्त हो जाता है। ये बदले के लिए नहीं है। आठवां, बेहद जानलेवा हमले की स्थिति में अगर कोई और रास्ता ना हो तो बेगुनाह को जोखिम में डालकर भी बचाव करना जायज हो सकता है। वो धारा 44 वाली बात। हाँ। और सबसे अहम, ये बचाव का अधिकार है, बदला लेने या पहले से लड़ाई की तैयारी करके हमला करने का नहीं, जैसा रामस्वरूप केस ने दिखाया। वाकई ये नई संहिता में निजी प्रतिरक्षा पर एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी जानकारी थी जो एसएलपी के काम पर आधारित थी। ये सिर्फ अपना बचाव करो कहने से कहीं ज्यादा नूनू का माँ और पेचीदा है। अनुपातिकता और कानून की तय की गई खास शर्तें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, कानून यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ व्यक्ति का अपनी रक्षा करने का अधिकार, दूसरी तरफ समाज की जरूरत कि लोग कानून हाथ में ना लें और बल का गलत इस्तेमाल ना हो। इन धाराओं जैसे 35, 36, 37, 38, 41, 43 और 44 इनकी समझ रखना सबके लिए जरूरी है। तो इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से यही कि अपने अधिकार जानना अच्छी बात है, पर उनकी सीमाएं जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपने सही कहा। और इसी से जुड़ा एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। हमने ये तो समझ लिया कि कानून कब और कितना बल प्रयोग करने की इजाजत देता है, लेकिन जरा सोचिए, घटना हो जाने के बाद अदालतें या पुलिस ये कैसे तय करती होंगी कि किसी ने वाकई सीमा के अंदर रहकर काम किया था? ये तो बड़ा सवाल है। वो कौन से सबूत होते हैं जो ये साबित करते हैं कि खतरे का डर वाजिब था, बल अनुपातिक और जरूरी था और पुलिस को बुलाने का पर्याप्त समय नहीं था? सही बात है। हकीकत में इन बातों को साबित करने की चुनौती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।